हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो पिछला वीडियो यानी पार्ट ए का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट का टॉपिक पढ़ा हुआ था, यानी कौन सा मूवमेंट था, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ, कैसे कौन से सिनेरियो क्रिएट होते हैं और किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, राइट। ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट ए का जो वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट से या इस आई बटन से जा करके देख सकते हैं, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले वही वीडियो देखिएगा, देन यहाँ पर आइएगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि उसी का यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो आपने वहाँ पर क्या देखा था कि वायलेंस काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, तो गांधी जी ने कुल मिलाकर के मार्च 1922 में इस मूवमेंट को क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, यानी बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, वापस ले लिया। रीज़न क्या था, एक तो सब जगह वायलेंस फैल रही थी, और जो वहाँ पर ये देखा गया कि आखिर हमारी कमियाँ क्या थी, तो वो ये थी कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हम लोगों की नहीं थी। अब देखो आगे क्या होता है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब कांग्रेस में जाता है सबसे पहले कि तो उसमें जब जो मांगे होती हैं उसमें एक चीज़ ये होता है कि काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट किया जाएगा। तो कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर से कहते हैं कि काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ से बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, और काउंसिल के अंदर रह करके जो ब्रिटिशर्स की जो खराब पॉलिसीज़ हैं उनका हम वहाँ पे अपोज कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी के कहने पर वो लोग यहाँ पर मान जाते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाता है। लेकिन अब चूंकि जब ये इस मूवमेंट का फेलियर हो जाता है तो अब वहाँ पे ये फिर से काउंसिल इलेक्शन की मांग करते हैं, राइट। तो पंडित मोतीलाल नेहरू यानी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, और CR दास, ये बनाते हैं आपकी स्वराज पार्टी, ठीक। ये स्वराज पार्टी बनाते हैं जो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी होती है, और ये काउंसिल इलेक्शन की मांग करते हैं। लेकिन उस समय जो कुछ यंग लीडर्स होते हैं जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, यानी मोतीलाल नेहरू जी के लड़के, ठीक, ये जो होते हैं ये रेडिकल्स वाले में आते हैं, यानी उग्र दल में आते हैं, और ये लोग एक बड़े आंदोलन की मांग करते हैं और काफ़ी रेडिकल मूवमेंट की मांग करते हैं कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लिबरल होकर के काम नहीं हो सकता है, हमको पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, राइट। अच्छा, उस समय अब कंडीशन क्या चल रही होती है, देखो वो दौर शुरू होता है ग्रेट डिप्रेशन का, यानी बड़ी आर्थिक मंदी का दौर शुरू होता है। चीज़ों के जो सपोर्टिंग प्राइस है वो फेल होने लगते हैं, एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद होने लगता है, लोगों को अपने जो गुड्स हैं, जो फार्मर्स के जो क्रॉप्स हैं उनको सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिलने लगता है। लेकिन जो रेवेन्यू है वो उनको पूरा देना पड़ता है, रेवेन्यू में कोई छूट नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से जो है फार साइड एरिया में जो रिवोल्यूशन है, जो रिवोल्ट्स हैं वो होते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे, वो सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक कमीशन बनाती है और उसको इंडिया भेजती है कि तुम जाओ वहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे जो काउंसिल इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कौन सी क्या कमियां हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स जाओ देखो उसमें क्या कमियां हैं, और फिर यहाँ पे नेशनल मूवमेंट हो रहे हैं तो वो क्या मांगे हैं उस पर जाओ, मतलब देखो, जांच पड़ताल करो। तो लेकिन इसमें बात क्या होती है कि इस पूरे कमीशन में सारे ब्रिटिशर्स लोग होते हैं, इसमें एक भी इंडियन नहीं होता, यानी इंडियंस की प्रॉब्लम जानने जो कमीशन आया है उसमें कोई इंडियन ही नहीं है। तो इसलिए इस कमीशन को बायकॉट किया जाता है, और जो कमीशन यहाँ पे आता है तो साइमन गो बैक के स्लोगन्स चलते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, राइट। और यहीं से फिर एक मूवमेंट फिर से यहाँ पे शुरू होता है, यानी जगह जगह पे डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 1929 का टाइम होता है, उस समय जो इंडिया में वायसराय होता है यानी लॉर्ड इरविन वो एक प्रपोजल रखते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इंडिया को जो है वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, यानी इंडिया को डोमिनियन स्टेट मानेंगे। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब आप केवल इतना समझ लो, जैसे अब इंडिया इस समय क्या है, एक सॉवरेन स्टेट है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अगर ये सॉवरेन स्टेट ना हो तो क्या होगा, सॉवरेन स्टेट होने का मतलब है कि हमारा चाहे कोई इंटरनल मैटर हो, एक्सटर्नल मैटर हो, कैसा भी मैटर हो, हम उसके लिए हमारी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है, उसमें किसी भी एक्सटर्नल पावर का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि जैसे हमारे जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट ही देखेगी, हम अपनी हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी अंदर की सरकार चला सकते हैं। ये डोमिनियन स्टेट था, राइट। हालांकि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट थी, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो कांग्रेस के लीडर्स ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने इसका बायकॉट किया और जो है पंडित नेहरू ने अपने जो रेडिकल्स थे उनके साथ में मिलकर के पूर्ण स्वराज्य का रेजोल्यूशन रखा, पूर्ण स्वराज, ठीक है। और आपको पता है कि कराची के सेशन में 1931 को पूर्ण स्वराज डे भी मनाया जाता है 26 जनवरी को, और इसीलिए जो 26 जनवरी की डेट होती है तो इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन लागू किया जाता है। बनके तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हो जाता है, 1949 को ही, बट उसको इनैक्ट कब किया जाता है, यानी इन्फोर्समेंट उसका कब होता है, 26 जनवरी 1950 को जाकर के होता है, इसीलिए इस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए, राइट। बट जो पूर्ण स्वराज की मांग होती है, यानी उसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं होता है, राइट। तो इस समय जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं और स्पेशली गांधी जी, वो किसी एक ऐसे मैटर की तलाश में होते हैं, एक किसी ऐसे कंक्रीट आइडिया की तलाश में होते हैं, कंक्रीट चीज़ की तलाश। देखो कंक्रीट का अपोजिट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कोई आइडियाज़ हो, किसी आइडियाज़ के सहारे फाइट हो, और कंक्रीट का मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो साफ साफ दिखे कि ये चीज़ है। तो किसी ऐसे कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे कि जिससे सारे लोग रिलेटेड हों। तो गांधी जी को एक चीज़ दिखी, वो था साल्ट, यानी नमक। गांधी जी ने ये देखा कि नमक जो है वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैसे लोग हों, वो सबकी ज़रूरत है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या थे, इस पे भी साल्ट लॉ था, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था। गांधी जी ने कहा कि ये तो सबका एक हिसाब से फंडामेंटल राइट है, नमक सबकी बेसिक ज़रूरत है, इस पर से टैक्स हटाया जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो है अगले हमारा जो हेडिंग होगा, यानी इसके अंदर में जो हेडिंग होगी वो होगी द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो है लॉर्ड इरविन के पास में 11 डिमांड्स रखी, 11 मांगे रखी, जिसमें कि एक मांग ये भी शामिल थी कि जो है आप जो साल्ट है, नमक है, उस पर से टैक्स हटा लीजिए। और ये एक हिसाब से डिमांड्स नहीं, एक अल्टीमेटम था कि अगर आप इसको जो है 11 मार्च तक नहीं हटाते हैं तो हम जो है एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो लॉर्ड इरविन जो है वो इस पर निगोसिएशन के लिए नहीं, बातचीत के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं हुआ। तो फिर गांधी जी अपने 78 कलीग्स के साथ में, 78 सहयोगियों के साथ में वो दांडी के लिए निकल पड़े। दांडी जो गुजरात के कोस्टल रीजन पे एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ के लिए साबरमती आश्रम से निकल पड़े और वहाँ पहुँच करके उन्होंने सी के वाटर को बॉईल करके अपने हाथों से नमक बनाया, यानी कुल मिलाकर के जो ब्रिटिशर्स का साल्ट ला था उसको उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और इसी के साथ में शुरुआत हो जाती है आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब देखो यहाँ पे आपके समझने और याद रखने के लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आप ये जान लो कि यहाँ पे जो मूवमेंट थे, जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जो चीज़ें हो रही थी, उसमें सारी चीज़ें लगभग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह ही थी। बस उसमें एक चीज़ क्या बढ़ गया था, वो ये था कि नॉन कोऑपरेशन में खाली ये था कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है, राइट। और इसमें ये था कि हमें जो है वो जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको भी ब्रेक करने हैं। कॉलोनियल लॉज जो हैं, कॉलोनियल लॉज, उनको भी हमें क्या करने, ब्रेक करने। जैसे 60 लॉ को गांधी जी ने ब्रेक किया था, यानी ऐसे लॉज जो उन्होंने हमारे रिप्रेशन के लिए ही बनाए हैं अंग्रेजों ने, उस लॉ को हमें नहीं मानना है। और सिविल डिसओबीडियंस सभी ने नहीं मानना, मतलब मारपीट नहीं करनी, चुपचाप में कह देना कि भाई हम ये आपका ये नियम नहीं मानते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो लोगों ने बाकी वही नॉन कोऑपरेशन वाला, यानी लोगों ने स्कूल छोड़े, कॉलेजेस छोड़े, कोर्ट छोड़ा, ठीक है, लोगों ने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वर्क करते थे उन लोगों ने अपने वर्क छोड़े। ये सारी चीज़ें जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हो रही थी, ठीक वैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि कराची में जो खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, जिनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, ठीक, उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनके सपोर्टर्स जो हैं वो थोड़ा वायलेंट हो जाते हैं। उनके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पुलिस फायरिंग वगैरह भी करती है, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ पे मूवमेंट जो है वो क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। देन गांधी जी भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, इसके बाद पंडित नेहरू जो हैं उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे कि आंदोलन को दबाया जा सके, क्योंकि ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा
स्प्रेड हो रहा था, तो ये आंदोलन दबाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे बड़े लीडर्स जो हैं ये अरेस्ट होना शुरू होते हैं, तो जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस से वो वायलेंट होता चला जाता है। ठीक, यानी गांधी जी जैसे, जो गांधी जी के एक हिसाब से लीडरशिप में चल रहा था, और गांधी जी की लीडरशिप का मतलब यही है कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस। तो हालांकि वायलेंस क्रिएट करना शुरू करती थी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट ही। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि चूंकि तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम गलत के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तुमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये बड़े लीडर्स जैसे ही अरेस्ट होना शुरू हुए तो पब्लिक का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, और फिर वो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, फैक्ट्रीज थी, उनके जो कंस्ट्रक्शंस थे, उन पर धीरे धीरे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और जब ये वायलेंट होने लगा तो गांधी जी ने जो किया, तो गांधी जी ने क्या किया कि इसको पोस्टपोन कर दिया। ठीक, पोस्टपोन कर दिया, और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाने को स्वीकार कर लिया, जो कि लंदन में होनी थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी गांधी जी की कुछ मांगे थी, उस मांग को लेकर के उन्होंने वहां जाना एक्सेप्ट कर लिया। बट वहां क्या होता है, गांधी जी की ज़्यादा चलती वलती वहां पे नहीं, यानी जो बहुत सारी मांगे थी उनके बीच में कोई किसी भी तरह का निगोसिएशन जो है पूरी तरीके डन नहीं हो पाता है। गांधी जी वापस आते हैं, यहाँ पे पंडित नेहरू और गफ्फार खान को ऑलरेडी जेल में रखा गया होता है, राइट। और जिस तरीके से जो रिप्रेशन, यानी पूरी तरीके से जो है दमन कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो वैसे ही करती रहती, कोई चेंज नहीं आता है। तो गांधी जी जो हैं वो फिर से, यानी जो उन्होंने पोस्टपोन कर रखा था 1931 में, उसको फिर से रिज्यूम करते हैं। बट अब क्या होता है कि लोग जो हैं वो उस तरीके से गांधी जी का सपोर्ट नहीं करते हैं। लोग गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा डिस्पेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश और नाराज़गी भी होती है कि आप जब चाहो तब इसको कॉल्ड ऑफ कर दो, जब चाहो तब स्टार्ट कर दो। तो फिर चलता है कि लेकिन 1934 तक फिर वो अपने आप जो है अपनी स्पीड अपने आप खो देता है, अपनी जो उसका जो प्रभाव है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, और 1934 में अपने आप आंदोलन खत्म हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा था कि अलग अलग ग्रुप के लोगों के, अलग अलग सोशल ग्रुप्स या अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स के एस्पिरेशंस क्या थे, उनकी ज़रूरतें क्या थी, उनकी शिकायतें क्या थी, और कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वैसे ही हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी देखेंगे किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स थे और कैसे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, राइट। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला। हमारी हेडिंग होगी हाउ पार्टिसिपेंट्स saw the मूवमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो रिच पीजेंट्स थे, यानी बड़े किसान थे, तो जिसमें जाट और गुजरात के पाटीदार लोग थे, ये बड़े किसान थे। अब यहाँ पे क्या था कि डिप्रेशन के साथ में जो प्राइस फॉल हो रहा था, तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, राइट। तो वो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज चाहते थे, साथ में जो है जो रेवेन्यू था उस रेवेन्यू में कुछ कमी चाहते थे, ठीक। और इसीलिए वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के सपोर्ट में आए हुए थे। आपको ये पता चला कि उनकी एस्पिरेशंस क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, ये लेकर के वो यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन होता क्या है कि गांधी जी जब बीच में ही आंदोलन को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे ना तो इनके लिए कोई रिफॉर्म्स होते हैं, ना तो रेवेन्यू में जो कमी की डिमांड थी वो मानी जाती है, ये सब कुछ नहीं होता है, और मूवमेंट को बीच में ही पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्पेयर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं। तो जब अगली बार गांधी जी जब आंदोलन उसको रिज्यूम करते हैं, तो ये लोग साथ में नहीं आते हैं, ठीक। ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरे लोग जो थे, जो पुअर फार्मर्स थे, समस्याएं इनके साथ में भी उसी तरीके से थी, राइट। अब इसमें पुअर फार्मर्स में कौन कौन से आएंगे? जिनकी बहुत कम जमीन है, जो टीनेंट्स हैं, यानी जो लीज पर जमीन लेते हैं, ठीक है, यानी किराया देकर के जमीन लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं, ऐसे लोग थे, राइट। तो इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको, मतलब इस ग्रुप को कांग्रेस ने भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, इनकी मांगों को कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे और जमींदार थे वो इस मूवमेंट के सपोर्ट में थे, और वो लैंडलॉर्ड्स और जो जमींदार थे वो इनके क्या थे, इनके अगेंस्ट ही रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को क्या है, रेंट देना पड़ता था, उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, सेस देने पड़ते थे, बेगार करने पड़ते, यानी वो जमींदार और वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इनके ही दुश्मन थे। तो अब जब सिविल डिसओबीडियंस में वो लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये लोग भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसका ये विरोध करेंगे, राइट।
तो कांग्रेस वालों ने इनको भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं दी, इनकी नो रेंट वाली बात को नहीं मानी, यानी इनका जो वहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन था, राइट। देन थर्ड है हमारा जो बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास तो उसके क्या एस्पिरेशंस थे, उसने किस तरीके से इस मूवमेंट को देखा। तो देखो जब वार टाइम चल रहा था उस टाइम पे जो बिजनेस क्लास थी इसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ था, ठीक, क्योंकि जब युद्ध चल रहा होता है तो चीज़ों की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रेड खूब ज़्यादा होता है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था, काफ़ी ज़्यादा इनकम कमाया था, और अब उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ ट्रेड था। अब जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, तो ये लोग कुछ ऐसी पॉलिसी चाहते थे, उस कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसकी वजह से अपने ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से इन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस का सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प की। लेकिन और यहाँ पे जो है इन बिजनेस क्लास ने भी उस समय जो है आपकी जो फिक्की, जो अभी भी ये संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, FICCI, ये इसका फुल फॉर्म है, ये उस समय फॉर्म हुई थी, और इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस ये उस समय फॉर्म हुई थी, राइट। उस समय के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे पुरुषोत्तम दास थे, बिरला जी थे, ठीक, इस तरीके के वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इन लोगों ने, आपको पता चला ना कि किस लिए सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली हेल्प भी की थी। लेकिन यहाँ पर भी हुआ कि गांधी जी ने बीच में आंदोलन को रोका, और इनकी जो है यहाँ पे इनको उस समय कोई सक्सेस तो मिली नहीं। तो इन्होंने, एक तो कारण ये था कि इसके लिए दोबारा सपोर्ट नहीं किया, साथ में एक कारण और था, ठीक, वो क्या थे, वो थे वर्कर्स, ठीक। यहाँ पे दो चीजें देखो, वर्कर्स के साथ में क्या था, देखो अगर ये लोग सपोर्ट में रहेंगे, जिसके वर्कर्स उनके सपोर्ट में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स जो थे वो उस समय आपका सोशलिज्म और जो कम्युनिस्ट थे, यानी कम्युनिज्म आ चुका था, ठीक है। ये वर्किंग क्लास को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। इनकी थियरीज आप आगे ज़्यादा पढ़ लेना जब भी आएगा, यहाँ पे हम इसको डिटेल ज़्यादा नहीं कर, लेकिन इतना जानो कि सोशलिज्म में ये होता है, उसी का एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म है, इसमें ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि रिच और पुअर के बीच में ज़्यादा गैप ना रहे, राइट। तो लेकिन अब इसमें जैसे ये वर्क करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी इस तरीके से कट नहीं की जा सकती, राइट। तो ये जो हैं एक हिसाब से इनके विरोधी हो जाते थे, इनके अपोनेंट्स हो जाते थे। तो जहाँ पर ये लोग आगे रहेंगे वहाँ पे ये लोग उनको सपोर्ट करने नहीं जा सकते। तो वर्कर्स ने इनकी वजह से वर्कर्स जल्दी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे दोबारा इसलिए ये लोग सपोर्ट नहीं किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि ये लोग जो हैं वर्कर्स जो हैं वो सोशलिज्म और कम्युनलिज्म के टच में थे, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्क कर रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से दोबारा इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और इन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया ये भी आपको पता है, राइट। अब हम इसमें देखते हैं, नहीं ये तो इसकी एक हिसाब से लिमिट्स ही थी, इसमें सब में आपने लास्ट में देखा कि नहीं लिमिट्स तय की, कमियां क्या थी, लेकिन इसके अलावा और भी कमियां देखो। एक कमी ये थी कि उस टाइम पे हिंदूज में जो थी, हिंदू सोसाइटी जो थी वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड थे, यानी पे यहाँ पे कास्ट सिस्टम था। तो इसमें जो लोअर कास्ट थे वो अपने को अनटचेबल बोलते थे, जो उसमें अनटचेबल्स लोग थे, जैसे जिसमें जो स्वीपर होते थे यानी भंगी होते थे, ठीक है, जो लेदर का वर्क करने वाले होते थे, चमार होते थे, इस तरीके के लोग जो थे वो अनटचेबल्स में आते थे, अछूत लोग कहे जाते थे। इन लोगों ने अपने को डिप्रेस्ड या दलित कहना शुरू किया, राइट। ये अपर कास्ट से अलग रहते थे, यानी अपर कास्ट जो है वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करती थी। अब जो कांग्रेस थी उसमें अपर कास्ट के लोग ज़्यादा थे, तो इसकी वजह से जो कांग्रेस थी वो इनका सपोर्ट नहीं ले पा रही थी, यानी पूरे हिंदूज का सपोर्ट वो नहीं ले पा रही थी। गांधी जी ने एक काम ठीक किया, गांधी जी ने इस कास्ट सिस्टम को जो है वो हटाने का जिम्मा लिया अपने पास। इनकी जो टेम्पल्स वगैरह थे उसमें एंट्री नहीं थी, तो टेम्पल्स में इनकी एंट्री कराई, खुद गांधी जी ने साफ सफाई किया, लेटरिन तक साफ की, ठीक है। और इनको जो है अनटचेबल्स को हरिजन कहा, यानी भगवान का आदमी कहा, ठीक है, कि ये हरिजन है। और ये अनटचेबिलिटी जो है इसका इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया और पूरे हिंदुओं को साथ में लाने का जिम्मा संभाला। लेकिन यहाँ पे जो है अनटचेबल्स अब धीरे धीरे भाई थोड़ा अवेयर हो रहे थे, वो थोड़ा मतलब समाज में आगे आ रहे थे, और इनके लीडर उस समय थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लीडरशिप में इन लोगों ने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की उस टाइम पे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि जो दलित वोटर्स हैं वो दलित को ही इलेक्ट करेंगे। लेकिन इस तरीके से क्या था, गांधी जी इस बात के लिए कतई राजी नहीं थे, क्योंकि अगर इस तरीके से होता तो जो इंटीग्रिटी है यानी जो एकता है वो तो हमेशा खतरे में रहती, चाहे इस समय देश की हो चाहे उस समय आंदोलन की हो। तो गांधी जी चले गए फास्ट अनटू डेथ पे, यानी आमरण अनशन पे, ठीक है। नहीं तब तक वो भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है या तो उनकी बात मान ली जाए। और गांधी जी ने प्रपोजल दिया कि आप जो है हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दे सकते लेकिन आपको रिजर्वेशन जरूर दे सकते हैं, राइट। तो उनको जो है यानी जो ये अनटचेबल्स थे, जो दलित थे, इनको गांधी जी ने जो है उस समय रिजर्वेशन दिलाने की मांग, जो रिजर्वेशन दिलाने की बात की। और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये एक समझौता हो गया जिसको पूना पैक्ट के नेम से जाना जाता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे थोड़ी सॉल्व हुई, लेकिन उस तरीके से जो अनटचेबल्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं मूवमेंट को, ठीक। तो एक प्रॉब्लम आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से पूरी सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए। दूसरा उस समय था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनसक्सेस हो गया था उस टाइम पे। उसमें जो है वो सपोर्ट किया था किसने, जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे वहाँ पे। आप एक चीज़ अगर न पढ़े हो तो जान लो कि जैसे कांग्रेस चल रही थी, साथ में जो है 1916 में मुस्लिम लीग्स भी बनी थी, जो मुस्लिम्स की पार्टी थी वो उस समय बनी थी। अब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो रिलेशंस है वो हमेशा काफ़ी बिटर रहे, राइट। और इस समय तो और कुछ बातों को लेकर के उनमें काफ़ी ज़्यादा क्लेशेस बढ़ रहे थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा दंगा भी हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पे लड़ाइयाँ मारपीट भी खूब ज़्यादा हो रही थी, राइट। जो इसके लीडर थे, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं वो इनसिक्योर हैं, हमको यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो अब ये बात भी नहीं मानी जा सकती थी, तो यहाँ पर भी इनके साथ प्रपोजल रखा गया कि आपको भी हम जो है रिजर्वेशन दे देते हैं। तो ये किसी तरीके से नेगोशिएट हो जाने वाला था। तब तक हिंदू महासभा जो है, हिंदुओं की पार्टी भी अलग से थी, हिंदू महासभा तो उसमें डॉक्टर जयंकर जो थे उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और फिर ये बात धरी रह गई। और इस तरीके से जो मुस्लिम्स थे वो उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया, यानी सिविल डिसोबीडियंस में वो भी पार्टिसिपेट इसी की वजह से नहीं कर पाए, राइट। तो अब आपने देखा कि ये ग्रुप हो गए। देन बात करते हैं और एक सोसाइटी वुमेन की। तो यहाँ पर क्या था, देखो वुमेन को लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन उन सबका मानना था कि इनका खाली वहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं प्रतीकात्मक रूप से। उस समय लोग इतने ज़्यादा डेवलप माइंड के नहीं हो पाए थे कि वुमेन का खुला पार्टिसिपेशन मान सके, ठीक। जैसे मेन जिस तरह की सोसाइटी में जाते हैं, जिस तरह उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, जिस तरह वो पोस्ट पे बैठते हैं, उतना यहाँ पर खुलापन नहीं था। इवन गांधी जी जो हैं वो वुमेन को हमेशा ये मानते थे कि ये एक एक्सपर्ट हाउस मेकर हो सकती है लेडी, ठीक है, बाकी बाहर का काम पुरुषों का है, ठीक। ये गांधी जी का हमेशा मानना था। तो वुमेन ने जबकि बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जब लोगों को जेल हुई तो उन्होंने बाहर जो है लिविंग अर्निंग की, कमाया बाहर, ठीक है, यानी सारी चीज़ें इन्होंने की वुमेन ने, लेकिन इनको ज़्यादा तवज्जो सोसाइटी में नहीं दी गई। तो इस तरीके से आप देखो वुमेन भी फुल फ्लेश्ड जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर पाई। तो ये क्या थी, ये लिमिट्स थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब क्या हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये पूरी तरीके से अनसक्सेस रहा? नहीं, पूरी तरीके से अनसक्सेस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यूनाइट हुए, लोगों में के बीच में क्या चल रहा था ये सारी चीज़ें सामने आई, लोगों की गलतियाँ क्या थी वो चीज़ें सामने आई, राइट। तो इस तरीके से हम लोग और आगे के लिए प्रिपेयर होते रहे। तो खैर यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तक ही पढ़ना है, राइट। इसके आगे जो है वो जब आपकी नेक्स्ट बुक होगी, यानी अगली क्लास में जब आप जाएंगे वहाँ पर आप पढ़ेंगे। अब इसमें जो है आपका इसी चैप्टर में जो अगला टॉपिक है, राइट, उसका आपका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ठीक। ये आपने जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने देखा था कि वहाँ पे जो है एक ऐसी इमेज क्रिएट की जा रही थी कि जो किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे वहाँ पे पोर्ट्रेट बनाए जा रहे थे, जैसे जर्मनी में सेंट जर्मेनिया का फिगर बनाया गया, फ्रांस में मेरियाना का फिगर बनाया गया, जो है
नेशनल फ्लैग बनाए गए, राइट। वो सब इसलिए थे कि लोग कंट्री के पूरे लोगों को यूनाइट कर सके, यानी नेशन के लोगों को यूनाइट कर सके। तो इंडिया में भी ये चीज़ हुई, जो फाल्कलोर है यानी कि जो लोक संगीत वगैरह गाए जाते थे, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, राइट। इससे ये हो कि लोग जो है अपने पास्ट से, जो उनका ग्लोरियस पास्ट है, अतीत है, उससे जाकर के जुड़ सके, उनको ये चीज़ लगे कि हम लोग मतलब पीछे कितने ज़्यादा रिच कल्चर के रहे हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आकर के उन्होंने जिस तरीके से हमारे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहा और काफ़ी पिछड़ा कहा, असल में हम लोगों के साथ ऐसा नहीं रहा है। तो फाल्कलोर को, ठीक, और जो लोकल म्यूज़िक थी, इन सबको, जो ट्रेडिशनल कल्चर्स थी, इन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। 1870s में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम आपका लिखा, ठीक है, जो एक आपका क्या है इस समय नेशनल सॉन्ग है, राइट। 1911 में आपका जो नेशनल एंथम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा था, वो आपका नेशनल एंथम हुआ। यानी लोग उसके साथ, उससे एक धागे में जुड़ना शुरू हुए, यानी लोगों के अंदर नेशन को लेकर के एक यूनिटी आना शुरू हुई, राइट। इस तरीके से देन भारत माता की एक इमेज बनाई गई, जो अवनींद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के वो भाई थे, उन्होंने भारत माता की इमेज बनाई, ठीक। वो एक काफ़ी एस्केटिक नेचर था उसका, यानी लोग किस तरीके से भारत को एक मतलब एक लेडी के फॉर्म में, एक वुमेन के फॉर्म में रख सकें। तो भारत माता की इमेज बनाई गई कि लोगों को उसके प्रति एक रेस्पेक्ट भी जाए, राइट। जो बैलेट्स वगैरह है, आल्हा, यानी ये सब जो काफ़ी जो रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, उन सब जगह ये सब काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किए गए, गाए गए। जो लोग, जो सिंगर्स थे, वो गए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किया, यानी लोगों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया। देन नेशनल फ्लैग डिजाइन होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग डिजाइन हुआ वो भी ट्राई कलर में था, 3 रंग उसमें थे, लेकिन उसमें जो बीच में एक लोटस बना हुआ था जिसमें 8 पेटल्स थी, 8 पंखुड़ियाँ थी। वो उस समय जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में 8 स्टेट्स थे, जैसे इस समय आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इस तरीके से आपके इसमें 28 स्टेट्स हैं, ऐसे उस समय 8 स्टेट्स ही ब्रिटिश प्रोविंस में हुआ करते थे। तो उन 8 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। देन गांधी जी ने एक फ्लैग बनाया जिसके बीच में उनका चरखा था, जो कि आत्मनिर्भरता को यानी सेल्फ डिपेंडेंसी को प्रमोट कर रहा था, राइट। अब जो आपका जो ट्राई कलर है, जिसमें कि अभी भी 3 रंग हैं, लेकिन उसके बीच में क्या है, जो व्हील है, ठीक, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, राइट। तो इस तरीके से क्या है, यानी कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का सेंस आ सके कि हम लोग एक हैं और हम लोग कल्चर किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हम लोग का प्रॉस्पेरस है, तो इस तरीके से लोग चीज़ जुड़ सके। तो इस तरीके से कल्चरल और हेरिटेज जो डेवलपमेंट है वो उस समय वहाँ पर हो रहा था, राइट। तो इस तरह इस चैप्टर में जो है नेशनलिज्म इन इंडिया में इतना ही है। वीडियो के 2 पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।